Hello everyone, welcome to this CSIR NET GATE Physical Sciences series, and in this video we are going to cover matrices. So first question first, what is a matrix? So matrix is a rectangular representation of data. That would mean you can write data in this form, say 1 2 3 4 5 6, so in this rectangular form. And there are a couple of types of matrices that we'll be discussing in this video. So let us just start with the first one. The first type of matrix will be a row matrix. So row matrix में क्या होता है? Row matrix has just a row. ठीक है, so let me actually explain it over here. तो एक मैट्रिक्स में आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अगर आप ले लो, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रो. एंड अगर आप वर्टिकल एलिमेंट्स ले लो, then this is actually called as a column. तो जैसे रो मैट्रिसेस होती हैं वैसे ही आपकी कॉलम मैट्रिसेस भी होती हैं. तो कॉलम मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, 1 2 and 3. A most important type of matrix will be a square matrix. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? आपके एलिमेंट्स एक स्क्वायर फैशन में अरेंज्ड होते हैं. सो दिस मैट्रिक्स इज 2 by 2. देन यहाँ पर आपका जो पहला 2 है, दिस विल बी रो, दिस ओवर हियर विल बी अ कॉलम. तो आपके नंबर ऑफ रोज हो गए 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 2. दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपकी होती है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स मतलब होता है, स्केलर मैट्रिक्स आर द मैट्रिसेस व्हिच जस्ट हैव द डायगोनल कंपोनेंट एंड व्हिच इज अ स्केलर. तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती हैं ये. तो यस, दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं विच आर स्केलर्स, लाइक आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो. and that would give us another type that would mean identity matrix. So जो आप देख रहे हो यहाँ पे, this matrix is actually called as identity matrix, जिसके diagonal elements आपके सिर्फ 1 होते हैं. ठीक है, एंड जिस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. वैसे ही अगर आपके किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं, देन से इफ aij equals 0, then where I equals 1 2 3 और n तक जा सकता है, j equals 1 2 3 और n तक जा सकता है, then this matrix will be called as, okay, so यहाँ पर number of columns and number of rows different हो सकते हैं. alright, so this matrix will be called as a null matrix. अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिक, या डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, बट जो आपके अपर ट्रायंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, दोज आर सेम. तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो इसे, लाइक एच यहाँ पर सेम हो जाएगा, लाइक दिस का, इसका रिफ्लेक्शन विल बी द सेम. ई यहाँ पर आ जाएगा एंड देन एफ यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो इन दीज मैट्रिसेस योर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए. और एक बात और याद रखनी है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए दैट मैट्रिक्स हैज़ टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, एंड इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, और आई एंड जे दे कैन बी 1 2 and up to n and 1 2 and up to n. सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही आपकी होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? आपके डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, बट जो आपके अपर ट्रायंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं
वो और उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, दे आर एक्चुअली, यू कैन एक्चुअली मेक देम बाय मल्टीप्लाइंग द अपर ट्रायंगल कंपोनेंट बाय -1, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट -a, ठीक है। या फिर एक और तरीके से लिख सकते हो, ए आई जे इक्वल्स -a i j, no a j I actually. So when I say I means I'm going in the row fashion, ठीक है। तो I आपका कुछ यहाँ ऐसे हो जाएगा, and then जो आपका J होगा, J will be in this direction. So when I say A1 2, that would mean I am at first row and then second column. तो आपका ये वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका या तो लोअर ट्रायंगुलर जो डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, या अपर आपके जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वील हैव सम ए बी सी लाइक दिस, एंड देन ये वाले एलिमेंट ज़ीरो हो गए, एंड देन लेट्स राइट ए एच ई एफ। so this kind of matrix is called as lower triangular matrix, एंड ऐसे ही जब आपके सारे एलिमेंट्स ऊपर हैं एंड देन नीचे के एलिमेंट ज़ीरो हो गए, देन दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आती हैं आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, व्हेन यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड यू डॉटेड विद इट्स ओन मैट्रिक्स, देन क्या होगा, दिस हैज़ टू गिव यू identity matrix. Now let us understand what is a complex conjugate of a matrix. So complex conjugate, so this happens in complex matrices. To say we have a matrix which is something like this: 1 2 3 I 1, oh sorry, I 1 minus I 1 plus I, and then 1 plus I 1 minus I, ठीक है। So if you take the transpose of it, let us say it is A, then आपका transpose क्या हो जाएगा, transpose will be 1 I 1 minus I, then I 2 1 plus I, then 1 plus I 1 minus I and 3, and then हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब ये है, इफ़ यू हैव सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें आई जो इमेजिनरी कंपोनेंट है दैट विल चेंज इट्स साइन, ठीक है। सो दिस विल बी 1 minus I 1 plus I minus I 2 1 minus I 1 minus I 1 plus I and 3। अब जो मैट्रिसेस में A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A, these matrices are called as Hermitian। वैसे ही अगर आपका A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज -A, then those matrices are called as skew Hermitian। वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट if dotted with A and if it gives the identity matrix, then the matrix is called as unitary। Now comes the singular matrix। So a matrix such that its determinant is 0, then that matrix will be called as singular matrix।
For an example, A equals 1 2 2 1 will be a singular matrix, क्योंकि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो. 2 minus 2, that will give you a 0. So this matrix will be called as a singular matrix. Now there is something called as a inverse matrix. The inverse matrix वो matrix होती है जो आप डॉट अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म के साथ कर दो, then you will get a identity matrix. Now for a inverse matrix to exist, the matrix has to be a non-singular matrix. अब बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की. सो मैट्रिक्स फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल्स ए विल बी कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इसी तरह से हमारे पास होती हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स. तो वैसे ही आपके आ जाती हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स. तो पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ ए टू द पावर k plus 1 equals a, then this matrix will be called as a periodic matrix and k will be called as its period. सिमिलर फैशन में होती हैं आपकी nilpotent matrix. Similarly we have nilpotent matrix. So a matrix for which a to the power k turns out to be a null matrix, ठीक है, 0 का मतलब है null matrix, then this will be called as a nilpotent matrix and k will be called as its index. K will be called as its index. सिमिलर फैशन में आपकी होती हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स. अब इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स फॉर विच ए स्क्वायर comes out to be I, then that matrix will be called as involuntary matrix. Since I square is always I, that is why your identity matrix is also an involuntary matrix. Now let's talk about addition of matrix. So suppose if you have a matrix A, B, C, D, and if you are adding it with E, F, G, H, then the addition will be A plus E, B plus F, C plus G, and D plus H. So it will be a element wise addition. Now you can convert any square matrix in its symmetric and anti-symmetric components in this manner. A equals half A plus A transpose plus half A minus A transpose. So this component will be a symmetric component and this one will be anti-symmetric. Now let's talk about some properties of matrix addition. So matrix addition is always cumulative. So cumulative का मतलब क्या है, A plus B will always be equal to B plus A. Similarly, your matrix addition is associative. That would mean A plus B plus C equals A plus B plus C. Now in the same fashion that we have done addition over here, in the same fashion we do the subtraction, and subtraction is also element wise. So if I had to subtract this matrix or this matrix from this matrix, then I would write A minus E, B minus F, C minus G, and D minus H. Okay, so now let's talk about matrix multiplication. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है,
Suppose we have a simple matrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and we want to find out 1 1 1 1 2 1 1 2 3 इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, then what will happens is you actually multiply this element with this element. So जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट करना सीखा था, सपोज दिस इज़ योर आई कॉम्पोनेंट, दिस इज़ योर जे कॉम्पोनेंट एंड दिस इज़ योर के कॉम्पोनेंट. सिमिलर फैशन में आपका this is I component, this is J component and this is K component, and you just do the dot product over here. So the answer will be 3. And then similar fashion में आप यहाँ आगे बढ़ते चले जाओगे. Now let's talk about the properties of matrix multiplication. So the first one is matrix multiplication is not commutative. That would mean AB is not always equal to BA. However, matrix multiplication is associative. That would mean A multiplied with B and multiplied with C is always equal to A multiplied with BC. Matrix multiplication is also distributive with addition. That would mean A multiplied with B plus C is equal to AB plus AC. If you multiply this matrix by an identity matrix, then you will get the original matrix back. Similarly, if you multiply the matrix by its inverse, this should return an identity matrix. But for this last point to work, your inverse must exist, and for that your determinant must not be 0. That means matrix must be a non-singular matrix. Moving forward, if you multiply the matrix by itself when it is a square matrix, and it has to be a square matrix for the multiplication part, then A cross A will give you A squared, and A cross A cross A should give you A cube, and the powers will increase in this same fashion. Another important property of matrix multiplication is if you multiply two matrices A, B and then take the transpose, then that will convert to B transpose A transpose. Okay, so now let's talk about cofactors of the matrix. So cofactors क्या होते हैं? Cofactors are actually associated with each element of the matrix. So the cofactor associated with this A1 will be if you kind of remove these rows, sorry, this column and then this row, then जो elements आपके बच जाएंगे, if you kind of try to find out the determinant from them, then that will be called as a cofactor. So this is a cofactor. तो यहाँ cofactor क्या हो जाएगा? V2 C3 minus C2 B3. But you should always remember one more thing over here. अगर जो एलिमेंट के अगेंस्ट आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, इफ वहाँ पर द नंबर ऑफ रो, दैट मीन्स ith एंड jth जो वैल्यूज़ हैं उनका सम इज इवन, इफ द सम इज इवन, देन आप कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई करोगे +1 का, एंड इफ I plus j is odd, then the multiplication will be by -1. So +1 and -1. So now let us try to find out the adjoint, sorry, not the adjoint, the all the cofactors of this matrix. Then we'll try to find out the adjoint of this matrix. So A11 will be, so A11 I mean and this element. So इसके अगेंस्ट हम अगर कोफैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा? वील हैव टू काइंड ऑफ नेग्लेक्ट दीज एलिमेंट्स, जो उसकी रो है एंड उसका कॉलम है, वील हैव टू नेग्लेक्ट दैट, एंड बचेगा ये, एंड देन वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट दी कोफैक्टर्स ऑफ दिस वन by doing this kind of calculation. So this will give you -2.
एंड सिमिलर फैशन जैसे अगर आप A21 करोगे देन यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी होगी, दैट विल बी A21। जब आप 2 + 1 करोगे दैट विल बी अ ऑड नंबर, दैट मीन्स आपका यहाँ पर -1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड देन वी विल टेक द कोफैक्टर ऑफ इट, दिस विल बी 2 - 3, this will be +1. And let me actually do it for all the elements and then we'll try to find out the adjoint of it. I actually made a mistake over here. It is not A21, it is actually A12. Alright, so these are the elements or the cofactors that we have calculated against the element number. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी फॉर्मेट में हमें इन लगा देंगे। So let us call it A डैश डैश, ठीक है। वैसे ये जो मैट्रिक्स में A डैश डैश लिख रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ द एडजॉइंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन कोफैक्टर्स की जो वैल्यूज़ निकाली हमने और जो डिटरमिनेंट निकाला है उनका, हम लोग उन्हें उन्हीं के अगेंस्ट रख देंगे जिनके अगेंस्ट हमने निकाला है। तो जैसे A11 लिखा हुआ, देन वील राइट -2 1 1 -1 0 1 5 -1 and -3. So this will be the transpose of adjoint। तो आपका adjoint क्या हो जाएगा, adjoint of A will be, अगर आप इसे ट्रांसपोज कर दो then that will be your adjoint, -2 1 1 -1 0 1 5 -1 -3। So this will be your adjoint। अब adjoint की हेल्प से आप एक और काम कर सकते हो, that is you can actually find out A inverse। So A inverse का फॉर्मूला क्या होता है, A inverse is actually 1 upon determinant of A and adjoint of A। Alright, so we haven't actually find out the determinant of it, so let us just try to find it out. Okay, so we can actually find it out from this cofactors. If you take these 3 cofactors and add them, then you will realize that the determinant turns out to be 0. Okay, so you can actually check it out, the determinant is 0, so you cannot actually find out this inverse of this matrix. Okay, so over here inverse doesn't exist for this matrix. Okay, but this formula is pretty important that you should always remember for finding out the inverse of the matrix. Now from this formula, one thing is pretty interesting to see is if you multiply both sides by A, then you will get to see something really interesting, that this A and A inverse is I, and this will be A upon adjoint A. So that can also be written as like this. So over here you can see if you multiply your determinant of matrix A by your identity matrix, then that will be equal to, if you had multiplied A, that is the original matrix, with its adjoint. Now let's talk about elementary transformations. तो elementary transformations क्या होते हैं? So any छेड़छाड़ with the matrix, like changing of rows or adding 2 rows by after multiplying by some scalar k, these are actually called as elementary operations. So let me actually talk about them. So first will be to interchange any 2 rows or column. Okay, so always remember you cannot interchange rows with the column. अगर आप interchange कर रहे हैं then you can only interchange rows with the rows and column with the column. Okay, second will be to multiply any row with the scalar, let's call it k, ठीक है,
एंड यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई एनी कॉलम विद दैट एज वेल, ठीक है, रो और कॉलम. एंड एडिंग 2 rows or column after multiplying a scalar, after multiplying one row by scalar. Now after these elementary operations, say we had a matrix A, वो चेंज हो गया B बन गई, so B will be called as equivalent to A. So we'll call it as B is equivalent to A. Now there is a pretty great way to find out the inverse of this matrix using a method called as Gauss-Jordan method, in which you actually do elementary operations and with the help of which you try to find out the inverse of the matrix. So we'll be actually discussing that method as well over here. Alright, so suppose if we have a matrix P such that PA equals I. So technically this would mean P is actually the inverse of A. That is what it means over here. A inverse A will be I. Alright, so if we start with something like A equals IA, and we start to apply elementary operations such that we convert A to I, then on I we apply such operations and such that it converts to P, then P will be nothing but your A inverse. So over here P will be A inverse. So in this way we apply this Gauss-Jordan method to find out the inverse of the matrix. So let us just try to do one example of it. So now let us suppose that we have A equals this. So I'm taking this example from H.K. Das book. So you can actually see it on 1031 page number. Alright, so let us just write it in this format. Okay, so it equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A. And now let us try to apply the elementary transformations. Okay, so the best way to do the elementary transformation or finding out the inverse will be to focus only on these points, these numbers, okay, on the diagonal. Try to make them 1. Okay, so as you can see, this element is already 1. So let us just try to apply an elementary transformation such that we convert them to 0, like these elements 3 and 2. So for that purpose we'll have to apply 2 elementary transformations. So let me write them over here. So we'll have to apply R2 equals R2 minus 3 times R3. This is the first one. And then R1 equals R1 minus 2R3. So let us just apply them over here. So it will be, so first of all let us just apply R1 minus 2R3. So 2R3 will be minus 6 minus 1 and then 0. Then let's apply minus, it will be minus 8. This will be minus 3, then that will give you minus 1, and this will give you 0 over here, then 3 1 1, and we'll have to do the same over the right hand side. So this will be 1 0 minus 2 0 1 minus 3 0 0 1 A. And now we'll have to apply the second elementary transformation. So on the second row you can actually see that we have minus 1 over here. तो यहाँ पर हम लोग 3 elementary transformations लगाएंगे. So first one will be R2 converted to minus R2. This is first one. And then
we have to make this and this 0. For this purpose what we'll do is we'll since अब हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, so this row will be 8 and 1. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, we'll apply r1 equals r1 plus r2 and then r3 equals r3 minus r2. So let us just apply this elementary transformation over here. So this will give us 8, 1 and 0, and then let us just apply the elementary transformation. This is 1 and we'll add r2 with r1. So when you will add, you will get -14, 0, 0, and then you subtract it over here. This is 11, 0, 1, and then यहाँ पर क्या हो जाएगा, we'll do the same thing. So पहले तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. This will give us -1 and 3, and then we'll add this row in r1. So this will be 1, -1, then add 3 to, so this will be 1, just 1, and then you subtract it -3 थर्ड रो से आप r2 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे. So this will be 0, -1 and 4a. Now let's come to the final operation, and the final operation will be to make this one 1. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, we'll multiply that row by 8 and then subtract from this one, and then multiply by 11 and then subtract from this one. And इसे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r1 equals to minus r1 divided by 14. ये तो पहला आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. And then r2 equals r2 minus 8 times r1, and then r3 equals r3 minus 11 times r1. So this will give us 14, 0, 0. No, sorry, not the 14. So sorry. This will be 1, 0, 0, and then this will be 0, 1, 0, 0, 0, 1. Then on the right hand side we'll get -1 upon 14, 1 upon 14, 1 upon 14, and then we subtract it from by multiplying by 8 and then subtracting from this row or the second row. So this will be 8 upon 14, and this will be -1 minus, that will convert to plus 8 upon 14, and then this one will be okay, so I think I have made a mistake. Okay, so I fixed my error. It was from this point, यहाँ से error आ रही थी, so I have fixed it, and now you will get something like this. Okay, so इसके बाद हमें क्या मिलेगा, we have to apply these operations, ठीक है. तो R2 में से आपको क्या करना है, 8 times R1 घटाना है. So R2 is this one, and then 8 times you have to subtract R1. So 8 times इसे घटाना, this will be -4, and जब आप इसे घटाओगे this will be -4 minus that will be +4, that this will be 3, and then this will be -1, and then you can actually do this calculation. I'm just writing from the book because it is going to take a long time. Okay, so this will be your answer. This will be your A inverse. Okay, so this was all for this video. We have covered a lot in this video, and yes, so the last method, that this is this Gauss-Jordan method, is prone to miscalculations. So whenever you try to use this method, please be cautious
at the calculation. Other than that, this is a pretty useful method. In my 12th class, when it was taught to me, I could actually do it in 5 or 10 minutes max. But now it really takes a lot of time to calculate all these numbers, right? So if you really like this video, please do give me a thumbs up, and please do subscribe to my channel, because in the future I'll be posting a lot more videos uh, for CSIR net and GATE physical sciences. So thank you for joining me on this video.